So, hello everyone, good evening to all of you, and this is the episode 2 of our introduction to psychology. In the first episode, we have covered some of the important topics such as the definition of psychology, the importance of psychology, and how psychology became such a good topic of discussion. Now, in the episode 2, हम लोग कुछ topics of discussion होने वाले हैं, and these topics are very crucial for understanding psychology in a way better form. So, introducing you to the first topic of discussion, that is learning and its types. The second one is conditioning, and the third is the type of conditioning. In type of conditioning, we are going to cover two conditioning. First is the classical one and the second is the operant one. इन दोनों में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं एंड कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो हम ये चीज़ें भी समझने वाले हैं आज के लेक्चर में. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक लर्निंग. तो लर्निंग को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी, एंड द एग्जांपल इज क्वाइट सिंपल एंड रिलेटेबल टू ऑल ऑफ अस. बिकॉज जब हम बचपन में क्या होता है कि जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम लोग क्लिनिक्स जाते हैं, एंड उस टाइम पे जब हमें कोई दूसरा बच्चा दिखता है जिसको डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया होता है, तो जब उसे इंजेक्शन लगता है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ पेनफुल प्रोसेस. बट उसके पेन को देख के हमें भी रोना आ जाता है. सो दिस प्रोसेस ऑफ acquiring the behavioral pattern of that child is what we call learning. So learning की अगर definition हम देखें, so it talks about acquiring a behavioral pattern due to some of the previous experiences. अब experience की बात करें तो experience हमारे खुद के भी हो सकते हैं दूसरों के भी हो सकते हैं. अभी मैंने जो example दिया उसमें experience किसी बच्चे का था. So this is learning. Also learning में कुछ और भी चीज़ें होती है जैसे gaining new information, abilities and behavior. So this is what we mean by learning. Now learning important क्यों है? तो लर्निंग इम्पॉर्टेंट है अडेप्टेशन के लिए एंड सर्वाइवल के लिए. मैं इमेजिन अगर आपको चीज़ें करते नहीं आती, आपको बेसिक चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें, लाइक अगर आपको खाना नहीं खाते आता अच्छे से, आपको बात नहीं करते आते अच्छे से, बेसिकली आप सोसाइटी में फिट इन नहीं कर पा रहे हो, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फिट इन द सोसाइटी, आपका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. So learning makes you very comfortable with adapting to the environmental changes and to the survival. Now, the most acceptable definition of learning today we have is the relative permanent change in behavior resulting from experiences. Now, you might be thinking कि relatively permanent change क्यों बोला है? तो relatively permanent change इसलिए बोला है because any temporary change or permanent change due to aging or maturation is not learning. अब टेम्परेरी चेंज मतलब क्या है? तो टेम्परेरी चेंजेस की जैसे आप दोपहर में खाना खाते हो एंड सब बहुत लोगों की आदत होती है कि नैप लेते हैं, तो जो वो नैप लेना होता है वो इट्स नॉट लर्निंग, इट्स अ हैबिट, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन जाती है. सिमिलरली अगर परमानेंट चेंज हो रहा है एजिंग की वजह से, मैचुरेशन की वजह से, या कोई भी चीज़ों की वजह से कुछ भी हो रहा है, सो दैट परमानेंट चेंज विल नॉट बी कंसिडर्ड लर्निंग. सो लर्निंग में क्या क्या नहीं होता है, दैट इज द टेम्परेरी चेंज और परमानेंट चेंज ड्यू टू एजिंग और मैचुरेशन. नाउ हमने समझ लिया कि लर्निंग की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, हमने एग्जाम्पल भी देख लिया. नाउ विल मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ लर्निंग वी हैव. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग इज मोटर लर्निंग. तो मोटर लर्निंग बेसिकली बहुत ही इजी टाइप ऑफ लर्निंग होती है. इसमें आप बेसिकली फंक्शनिंग देखते हो, बॉडी कैसे फंक्शन करती है, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जो जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो हमें सिखाई दी जाती है, एंड उन चीज़ों को हम मोटर लर्निंग बोलते हैं.
अब मोटर लर्निंग में क्या क्या आता है, तो मोटर लर्निंग इंक्लूड्स वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग एंड एक्सेट्रा एक्टिविटीज लाइक दीज। तो ये मोटर लर्निंग में आती है। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज देखूँ तो it's about acquiring new motor skills or functions as a result of practice or experience. आप प्रैक्टिस करते जाते हो चीजें, एक्सपीरियंस करते हो तो आप सीख जाते हो। वॉक करते हो, वॉक का भी प्रैक्टिस करते हो, रनिंग की प्रैक्टिस करते हो, क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस होती हो। तो ये जो चीजें होती है प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के थ्रू के साथ सीख जाते हो। एंड दीज आर वेरी बेसिक लर्निंग प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। Sorry. Now moving on to the next type of learning, that is verbal learning. Verbal learning students के लिए and in fact किसी भी communication को अच्छा बनाने के लिए verbal learning होना बहुत important है। So what verbal learning includes? So it includes using words, sounds, pictures. तो हम लोग इन चीज़ों को यूज करके कम्युनिकेट करते हैं। एंड नाउ इमेजिन कि अगर आपको अपनी किसी बात करनी है, आपको कुछ अपनी बात बोलनी है एंड यू डोंट हैव accurate or the correct amount of words to describe your feelings, emotions. तो अगर आपके पास वो verbal learning ही नहीं होगी, if you haven't learned how to speak, how to communicate with others, तो that would be very difficult for you to communicate with others. Now the third concept, the third type of learning we have is concept learning. So concept learning तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा। हम चीज़ों को कंसेप्चुअली याद करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम अगर हमें कोई चीज़ लर्न करनी है तो हम उसमें कॉमन फीचर्स निकालने लग जाते हैं, आइडेंटिफाई करता है कॉमन फीचर्स को, अंडरस्टैंड करता है। ना एग्जाम्पल वुड बी कि अगर हमें कोई सिखा रहा है कि दिस काइंड ऑफ एनिमल जिसको हम डॉग बोलते हैं, तो अगर हम डॉग बोलते हैं तो हमें कुछ डॉग की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। अब डॉग में भी बहुत सारी ब्रीड्स होती है, तो आप हर चीज तो याद नहीं रख सकते, तो आपको डॉग्स की कुछ कॉमन फीचर्स बताए जाएंगे जिससे आपके माइंड में एक इमेज बन जाए कि हाँ, अगर मुझे डॉग की इमेज बोली है तो उसके 4 लेग्स होता है एंड उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो दिस इज कंसेप्ट लर्निंग। एंड द लास्ट टाइप ऑफ learning we have is discrimination learning. Discrimination learning में basically आप डिफरेंशिएट कर पाते हो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में। ना फॉर एग्जाम्पल जब हमारे फादर आता है घर पे, आप घर पे आते हैं तो वो गाड़ी से आते हैं, हमें जो गाड़ी का हॉर्न होता है वो हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अगर किसी और के घर की गाड़ी है तो हम इमीडिएटली समझ जाते हैं कि हाँ, ये हमारे घर पापा की गाड़ी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। कुछ स्टिमुलाई के बेसिस पे आप अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। नाउ व्हाट इज स्टिमुलाई? तो स्टिमुलाई इज एनीथिंग व्हिच कॉजेस यू टू रिस्पॉन्ड। कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, जैसे समथिंग लाइक फूड। तो अगर फूड अगर आपके सामने रख देते तो आपको भूख लगने लग जाएगी। सो फूड विल एक्ट लाइक अ स्टिमुलर, एंड जो आपको भूख लग रही है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको बॉडी का रिस्पॉन्स हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट स्टिमुलर मीन्स। नाउ हमने लर्निंग के बारे में देख लिया, हमने टाइप्स ऑफ लर्निंग देख ली है। अब हम लोग बात करेंगे कंडीशनिंग की। Now conditioning is a kind of learning only. Okay, so in conditioning basically क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को एसोसिएट करना चाह रहे होते हैं, हम लोग कनेक्ट करना चाह रहे होते हैं सो दैट एक चीज़ के थ्रू हम दूसरी चीज़ भी अच्छे से समझ पाए, लर्न कर पाए। Now there are some theories of learning. So today we are going to discuss the classical conditioning and the operant conditioning or the instrumental conditioning we say. तो पहली जो लर्निंग होती है दैट इज लर्निंग बाय एसोसिएशन, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। अब क्लासिकल कंडीशनिंग का ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो
इवान पैवलोव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे एंड वो उनका बेसिकली वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। तो एक एक उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था डाइजेशन ऑफ डॉग्स पे। तो डाइजेशन ऑफ डॉग्स की वो स्टडी कर रहे थे एंड उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। नाउ एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने कि डॉग को पहले तो वो खाना देते थे, नॉर्मली खाना देते थे। तो फूड जो है इट यूज टू एक्ट एज अ स्टिमुलाई एंड स्टिमुलाई एक्ट करता था, तो अब डॉग को भूख लग जाती थी एंड वो रिस्पॉन्ड करके खा लेता था खाना। अब कुछ टाइम बाद ये होने लगा कि जो इंसान उन्हें खाना देने जाता था, जो फूड प्रोवाइडर था डॉग्स का, अब ऐसा क्यों हुआ? सो दिस इज व्हाट वी कॉल लर्निंग बाय एसोसिएशन। तो बेसिकली डॉग ने एसोसिएट कर लिया था उसको, उस चीज को, कि जैसे ही इंसान आएगा तो वो अपने साथ खाना लाएगा। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ये चीज उसने एसोसिएट कर ली, डॉग्स ने एसोसिएट कर ली कि अगर खाना आ रहा है तो वो इंसान आएगा एंड अगर वो इंसान आ रहा है तो खाना आएगा ही आएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल क्लासिकल कंडीशनिंग, जहाँ पे हम दो चीजों को रिलेट करते हैं। नाउ अगर हम इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म्स में समझने की कोशिश करें, so there are some terms which have been used. The first one is the unconditional stimulus. Now, what is unconditional stimulus? The unconditional stimulus is, अगर हम हमारे एक्सपेरिमेंट की बात की, वो जब भी खाना देते थे तो वो बेल बजाते थे एंड जब वो बेल बजाते थे तो वो देखते थे कि डॉग्स का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो उस टाइम पे आज से उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, बट थोड़े टाइम बाद उन डॉग्स ने इन दो चीजों को एसोसिएट करने लग गए। अब ये दो चीजें कौन सी थी? रिंग ऑफ द बेल एंड फूड, दो चीजें एसोसिएट करने लग गए। अब इन्होंने एसोसिएशन कैसे किया? तो कुछ टाइम बाद जब ये इन्हें खाना देते थे, इवान पावलोव जब इन्हें खाना देने लग गए, तो अगर बेल की आवाज से वो पहले ही समझ जाते थे, उन्हें लगता था, डॉग्स को लगता था कि आप तो खाना आने वाला है उनके पास, तो वो पहले ही सलाइवेट करना स्टार्ट कर देते थे। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि ये चीज अब एसोसिएट हो गई। तो अब बेसिकली दिस काइंड ऑफ लर्निंग, जहाँ पे हम चीजें एसोसिएट करते हैं, एक चीज को दूसरे से एसोसिएट करते हैं। नाउ एसोसिएशन को और अच्छे से समझने के लिए कुछ टर्म्स दी थी वैन पैवलोव ने एंड दोज टर्म्स वर अनकंडीशनल स्टिमुलस, पहली टर्म ये थी। सो अनकंडीशनल स्टिमुलस अगर हम थोड़ा सा सोचें तो अनकंडीशनल, कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। सो दैट इज फूड, क्योंकि अगर हम पहले फूड दे रहे हैं डॉग्स को तो वो नेचुरली सलाइवेट कर रहे हैं, हमें ऐसा सच कुछ कंडीशन नहीं देनी पड़ रही है उन्हें। एंड अगर हम बेल की बात करें तो बेल वॉज अ कंडीशन स्टिमुलस था। क्यों? क्योंकि हमने बेल को अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी। हम ये चाह रहे थे कि जो effect this pairing of ringing of bells food was done for a multiple times and इससे क्या होने लग गया कि एक, सो बेसिकली इन ब्रीफ कहूँ तो एक न्यूट्रल स्टिमुलस हमारे यहाँ पे बेल थी, बेल की आवाज थी एंड हमारे यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस जो था फूड, उन दोनों का एसोसिएशन होने लग गया एंड वी गॉट अ कंडीशन रिस्पॉन्स में एसोसिएशन हुआ। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय क्लासिकल कंडीशनिंग, जहाँ पे हम चीजें एसोसिएट करता है। सेकेंडली अब हमारे पास दूसरे टाइप की जो कंडीशनिंग है दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, या तो हम इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोलते हैं। अब इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग आप पहले देख सकते हैं यहाँ पे कि ये अनकंडीशनल स्टिमुलस था फूड, देन ये हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस बेल थी। तो यहाँ पे जब हमने अकेले सिर्फ हमने बेल की आवाज सुनाई डॉग्स को, तो ऐसा जितना कुछ मतलब उसका रिस्पॉन्स नहीं आया डॉग का।
पर कंडीशनिंग हमने जब स्टार्ट करी, हमने बेल बजाना भी स्टार्ट कर दिया और खाना भी देना स्टार्ट कर दिया, तो सलाइवेशन होने लगा। अब कुछ टाइम बाद पे जब हमने खाना हटा दिया और हम सिर्फ बेल बजाए हुए, तो डॉग ने जो कंडीशनिंग थी उसको अनलर्न कर लिया एंड वो जो सलाइवेशन थी, जो प्रोसेस थी, वो बंद कर ली। नाउ ये चीजें हमने ये टर्म्स देखी अभी, अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस, unconditioned response and conditioned response. Now there are some principles of classical conditioning. पहला principle है extinction. Now what is extinction? तो जब conditioned stimulus को हम बहुत बार number of times present करते हैं in the absence of unconditioned stimulus, it will eventually lead to the disappearance of conditioned response. Okay, so हम example के through समझते हैं जो हमारा experiment था। तो अब यहाँ पे लिखा है कि conditioned stimulus, तो conditioned stimulus कौन था? बेल। ठीक है, it is presented for a number of times in the absence of uncontrolled stimulus. Uncontrolled stimulus कौन था? Food. So it will eventually lead to the disappearance of conditioned response. Conditioned response हमें क्या चाहिए था कि associate हो जाए दोनों चीजें and salivation होने लग जाए। तो अब जब आप ये सेम चीज प्रोसेस करते रहते हो इन द एब्सेंस ऑफ अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस, अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस इज फूड। ठीक है, तो जब आप ये करने लगते हो तो डॉग्स को समझ आने लग गया था कि अब हमें खाना नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने इस चीज को अनलर्न कर दिया एंड द प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग the entire learning of association is what we call extinction. So this is the first principle of classical conditioning. The second we have is generalization and discrimination. So generalization से अगर हम relate करें तो it is responding to similarities. Now similarities, अब हम सोचे कि dog है तो dog ने bell की आवाज सुनी and it associated with it with the unconditioned stimuli. बट अगर बेल की आवाज की जगह यही आवाज किसी डोरबेल की होती या फिर किसी व्हीकल की होती एंड सेम रिस्पॉन्स जनरेट होता, सो हम उसको क्या बोलते हैं? जनरलाइजेशन. एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन इज रिस्पॉन्डिंग टू द डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर्स. मतलब डॉग को पता है कि हाँ ये हॉर्न की आवाज है, ये डोरबेल की आवाज है एंड ये रिंग ऑफ द बेल है, तो उसको डिफरेंशिएट करते आता है एंड बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी एसोसिएशन हर चीज के साथ नहीं हो पाता है, सो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन. तो जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारे और दो प्रिंसिपल्स है क्लासिकल कंडीशनिंग के. नाउ we have an experiment and we call it the little Albert experiment. So इस experiment में क्या हुआ था? So हमने ये तो समझ लिया कि क्लासिकल कंडीशनिंग में होता क्या है, बट हमें अब एक जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे जॉन बी वॉटसन, इन्होंने सोचा कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो ह्यूमन लर्निंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड इफ इट इज इम्पोर्टेंट तो हाउ कैन वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग टू ह्यूमन लर्निंग. सॉरी. नाउ अब इन्होंने क्या किया था कि एल्बर्ट एक बच्चा था, तो अब एल्बर्ट को के पास में पहले तो लाउड नॉइसेस बजाई एंड लाउड नॉइसेस की वजह से वो रोने लग गया. अब ये रोने लग गया तो लाउड नॉइज हम अगर हमें इसे कॉम्प्लेक्स टर्म्स के बेसिस पे देखें, जो अकॉर्डिंग टू द बुक अगर हम देखें तो हम इसको क्या बोल देंगे कि दिस इज अनकंडीशनल स्टिमुलाई. बिकॉज इस जैसे ही अपने आवाज बजाई लाउड नॉइस बजाया एल्बर्ट के अराउंड, तो एक उसका नेचुरल रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, तो इसलिए हम उसको बोल देंगे अनकंडीशनल स्टिमुलाई. बट
अब हमने थोड़े टाइम बाद क्या किया कि हमने एक वाइट रैट भी उसके साथ रख दी। तो जब भी हमने आवाज जोर से बजाई तो वी मेड श्योर कि उसके पास वाइट रैट भी हो। तो वाइट रैट क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस है। कि पहले जब हमने अलग से वाइट रैट रखी थी उस बच्चे के पास एंड कोई आवाज नहीं बजाई थी तो बच्चा नहीं डरा था। बट जब हमने वाइट रैट भी रख दी, हमने नॉइस भी इतनी ज्यादा लाउड कर दी, तो बच्चे ने इस चीज को एसोसिएट कर लिया कि मे बी इट इज बिकॉज ऑफ रैट, और मे बी देयर इज काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन द लाउड नॉइस एंड द वाइट रैट, जिसकी वजह से दोनों चीजों की वजह से कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, देयर इज सम काइंड ऑफ कनेक्शन, जिसकी वजह से उसको रोना आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था, what was that? That was crying and fearful emotional response. So this is one of the examples of classical learning. Now we'll move to operant conditioning. now आपने देखा होगा कि बचपन में जब ऐसे होता था कि हमारे टीचर्स हमें जब क्लास में क्वेश्चंस पूछते थे तो ड्यूरिंग दैट टाइम हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता था। जैसे अगर आपने कुछ ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर दे दिए तो आपको होमवर्क कम करना पड़ेगा, तो ऐसे कुछ रिवॉर्ड्स हमें देते थे। सो बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस आपका बिहेवियर वेरी करता था। अगर आपने कम आंसर्स दिए या फिर आप तो आपको पनिशमेंट मिल जाती थी, आपको ज्यादा होमवर्क करना पड़ता था। बट वही अगर आपने अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आंसर किया है तो आपको एक लीनियंसी मिल जाती थी आपके होमवर्क में। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग भी सेम है। इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ behavior determine if it will be repeated in the future or not। तो फ्यूचर में रिपीट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड एक चीज पे करता है, एंड दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो मेन एम होता है दैट इज टू चेंज द बिहेवियर और टू मेंटेन द बिहेवियर। बिहेवियर चेंज होगा बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव और द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। Now, positive consequences always lead to the repetition of behavior, while negative consequences will lead to the avoidance of behavior। आपको होमवर्क कम करने को मिलेगा तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ के आऊँ और अच्छे क्वेश्चंस का आंसर दूँ। बट आपको यही अगर आपके साथ उल्टा चीज हो जाए कि हाँ नहीं हो रहा है, क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पा रहे हो आप, तो ये चीज क्या होगी कि आपका अवॉइडेंस ऑफ बिहेवियर हो जाएगा कि आप ये छोड़ दोगे कि तो नहीं हो रहा है तो रहने देता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फैक्टर्स क्या होता है हम देखते हैं। फैक्टर्स दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ repetition of behavior have been termed as reinforcement। अब reinforcement is a positive term जहाँ पे हम पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, एंड हम लोग ये फैक्टर्स है जो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेपिटेशन ऑफ बिहेवियर जो है कि इनसे बढ़ती है। सो दीज आर द फैक्टर्स, तो हम इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। और ऐसे फैक्टर्स जो कि वीकन करते हैं और सप्रेस करते हैं हमारे टारगेटेड बिहेवियर को, वो क्या हो जाता है? पनिशमेंट। ठीक है, अब है हमारे पास ओके सो ऑपरेंट कंडीशनिंग जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उन साइंटिस्ट का नाम था स्किनर। सो ही वाज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। नाउ स्किनर का जो वर्क था दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, he was inspired by the Thorndike's principle of law of effect। Now law of effect states that the behavior followed by the pleasant outcomes are likely to be repeated and behavior followed by the unpleasant are outcomes likely to be stopped। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी ने कहा है कि अगर आप 1 घंटा पढ़ाई करोगे तो आपको 20 मिनट फोन चलाने को मिलेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करोगे सो दैट आपको ज्यादा फोन चलाने को मिले।
बट वही अगर आपको बोला है कि आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको फोन, दिन भर आपको फोन में मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि you won't be able to डू एनीथिंग, क्योंकि आप ये सोचोगे कि अब तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो अनप्लेजेंट आउटकम्स जो होगी उस चीज़ की होगी, एंड इसकी वजह से आप अच्छा बिहेवियर भी नहीं करना चाहोगे। ठीक है, सो दिस वॉज ओके। सो अब हमें एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि स्किनर का क्या एक्सपेरिमेंट था। ओके, सो स्किनर केप्ट अ हंग्री रैट इनसाइड अ क्लोज्ड चैम्बर। तो उन्होंने क्या किया कि एक हंग्री रैट को एक क्लोज चैम्बर के अंदर रखा, उसमें एक लिवर लगाया। ठीक है, अब गलती से जो रैट थी वो बार बार उस लिवर को प्रेस कर रही थी। तो जब वो उसने पहली बार प्रेस किया तो उसको खाना मिला। जब उसने गलती से दूसरी बार प्रेस किया फिर से उसको खाना मिला। तो अब एक टाइम के बाद उसने ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, अब यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंस था वो पॉजिटिव था, तो उस पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस के वजह से रैट का बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स हो गया। और सेम चीज एक और करी थी कि उस लिवर को जब भी आप प्रेस, मतलब जब भी रैट प्रेस करती थी उससे इलेक्ट्रिक शॉक्स आने लगते थे। तो अब जब इलेक्ट्रिक शॉक्स आने स्टार्ट हो गए तो रैट ने कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे ये चीज समझ आ गई रैट को कि अगर मैं एक्सीडेंटली प्रेस कर रही हूँ लिवर को तो मुझे खाना नहीं मिल रहा है, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रैट का जो बिहेवियर था वो क्या हो गया, कम होने लग गया, उसने वो चीज करना बंद कर दी। तो एक चीज हमें ये समझ आई हाँ ऑपरेंट कंडीशनिंग से कि हमारे एक्शंस का जो भी कॉन्सिक्वेंस होता है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे फ्यूचर में क्या एक्शंस होने वाले हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑपरेंट कंडीशनिंग। नाउ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के भी बहुत सारे टाइप्स होता है। दीज आर द सम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, एंड आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे, एंड हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, एंड क्लासिकल कंडीशनिंग के भी हम और एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो we'll wind up the session now, and before लीविंग हम लोग इसकी समरी देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो पहला डिस्कशन हमारा था लर्निंग पे एंड उसके टाइप्स पे। हमने बेसिक डेफिनेशंस देखी, हमने ये टाइप्स ऑफ लर्निंग देखी, देन हमने कंडीशनिंग देखी कि व्हाट इज कंडीशनिंग, हमने टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग में क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करी। क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने देखा कि कैसे जॉन बी वॉटसन ने एक्सपेरिमेंट किया एंड कैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग में बी एफ स्किनर ने एक्सपेरिमेंट्स किए एंड दो टाइप की कंडीशनिंग ली। अब इसके प्रिंसिपल्स एंड इसके एप्लीकेशंस वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।